ICC UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं यौगिक स्थूल व्यायाम के ऊपर। किस प्रकार से यौगिक स्थूल व्यायामों का क्रियाविधि करना है, उसका दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी, इसका अनुप्रयोग, उसमें सावधानियां, उसके लाभ, ये सारी बातें हम देखते हुए चल रहे हैं। जो पूर्व का लेक्चर था उसमें हमने यौगिक स्थूल व्यायामों का क्या एटाइमोलॉजी है, शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह कहाँ पाया गया है, उसका रेफरेंस, उसका उद्धरण कहाँ पर है, उसके ऑथर कौन है, किसने लिखा उस पुस्तक को, कितनी संख्या है, किस प्रकार से उसका विन्यास किया गया है, ये इन सभी चर्चाओं को हमने देखा था। साथ में ये भी देखा है कि जो पहला अभ्यास रेखा गति 5 है, स्थूल व्यायामों की संख्या 5 है जो आपके स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करते हैं। तो उसमें जो पहला अभ्यास था रेखा गति, जिसको हमने देख लिया है, सीख लिया है, आशा करते हैं आपने अभ्यास भी किया होगा। आज की चर्चा में जो हम रखने वाले हैं जो बिंदु, उसका नाम है हृदय गति। हृदय गति या इंजन दौड़, हृदय गति या इंजन दौड़। तो नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि इसका नामकरण आपके जो क्रियाविधि है, आपका जो शरीर का क्रियाविधि है, आपकी श्वास की जो ध्वनि है, उसके ऊपर रखी गई है। तो इसके अभ्यास के समय आपका जो शरीर है वो इंजन की भांति गति कर रहा है और जो आपकी नासिका है वो इंजन के भांति ही ध्वनि कर रही है। इंजन गति, इंजन दौड़, दो हृदय गति और इंजन दौड़, इसके दो नाम आप देख सकते हैं। तो इस क्रिया की रूपरेखा रेल के इंजन के भांति है, इसलिए इसका नाम इंजन दौड़ रखा गया है। ये परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में आप समझ सकते हैं। लाभ क्या होगा इसके अभ्यास से? जैसे बहुत सारे से लोग होते हैं जो थोड़े थोड़े कदमों को पार करने में एक मंजिल सीढ़ी चढ़ ली, 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ ली तो वो थक जाते हैं, बिल्कुल ब्रेथलेसनेस हो जाता है, उनको लगता है कि एनर्जी ही नहीं बची। या सुबह उठ रहे हैं तो बिल्कुल कार्यस्थल पर जाने के लिए उनको एनर्जी ही नहीं है। रात भर निद्रा आई ना आई, इसका कोई भी चेंज नहीं है उनकी फिजियोलॉजी पे। उनको हमेशा लेथार्जिक फील होता है, तमस भरा पड़ा है शरीर में, ऊर्जा का बिल्कुल अभाव है। घर जाते हुए आपको ऐसा लगता है आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि उधार की जिंदगी है हमारी, ऊर्जा है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं, कैसे इसको चलाएं? क्योंकि ऊर्जा ही तो है ना जो हर प्रकार की गतियों को संपादित करता है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, मन में ऊर्जा ही नहीं है, तेज नहीं है, ओज नहीं है, उत्साह नहीं है, तो आप जीवन को किस प्रकार से यापन करेंगे? आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनका भरण पोषण कैसे करेंगे? आप तो स्वयं में ही एक भिक्षुक की भांति हो जाएंगे जिसमें ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा इंजन जिसमें ऑयल ही नहीं है, तेल ही नहीं है, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा वाहन हो, कोई भी फाइटर जेट हो, कुछ भी हो, रॉकेट हो, लेकिन अगर उसमें ईंधन ना हो, उसका इंजन खराब हो, तो उससे क्या कार्य होगा? उससे कोई कार्य नहीं होगा, एक कबाड़ का ढेर ही रहेगा। उसी प्रकार से मानव जीवन भी, एक शरीर जो मानव शरीर है वह भी एक व्हीकल के रूप में ही है, वाहन के रूप में ही, माध्यम है। कुमार संभव में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो शरीर है ना वही माध्यम है आपके जीवन के सभी धर्मों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप कुछ भी पाना चाहें, योग करना है, तपस्या करना है, धन अर्जित करना है, बहुत सारी कामनाएं पूर्ति करनी है, इच्छाओं को पूर्ति करना है, कुछ एक बड़ा सा कोई परिवर्तन लाना है, समाज में सुधार लाना है, कैसे करोगे? शरीर से ही संभव है। और यदि शरीर ही निस्तेज है, निष्प्राण है, ऊर्जा से रहित है, तेज से रहित है, वीर्य से रहित है, ओज से रहित है, तो किस प्रकार से आप अपने कार्य को संपादित करेंगे? तो इस प्रकार से आप समझिए कि हृदय गति का जो अभ्यास है वो आपके शरीर को एक इंजन के रूप में तैयार करने के लिए है। जैसे जो इंजन ध्वनि नहीं करता है और स्मूथली चलता है ना, फंक्शन करता है, उसका एक स्टैमिना है, उसकी एक पावर है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसी प्रकार से हृदय गति का जो अभ्यास है उसके अनुप्रयोग से आप देखोगे आपका जो ऊर्जा का स्तर है, आपका जो स्टैमिना है, आपका जो इंड्योरेंस है वो बढ़ने लगेगा। किससे? हमारे शरीर में किसके कारण हमें थकान होता है, किसके कारण ऊर्जा का ह्रास रहता है? एक तो बहुत सारा चिंता तनाव रखना, ये तो डायरेक्ट कारण है।
उसके धीरे 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 अनुप्रयोग से बहुत ज़्यादा चिंता तनाव आप जीवन तक रखते हैं, 1-2 साल तक रखें, तो आपका जो शरीर है हमेशा फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में रहता है। आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा फास्ट रहेगा। तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के एक्टिवेट रहने से आपका जो ब्रीदिंग है, आपका जो हृदय है, आपका श्वसन, आपका हृदय, इन दोनों का जो गति है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उन दोनों के बीच में जो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और आप ऊर्जा को हमेशा क्षय करते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो जा नहीं रहा, और कोशिकाओं को जितना ऊर्जा मिलना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऊर्जा का घर है, उसको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो छिन्न भिन्न हो गया, ऊर्जा आपको उतना नहीं मिल पा रही है, ग्लाइकोजन का संचय आप उतना नहीं कर पा रहे हैं। हृदय गति के अभ्यास से आप अपने कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपका जो हृदय है उसकी क्षमता बढ़ेगी, आपके जो फेफड़े हैं उसकी क्षमता बढ़ेगी, और चूंकि ये स्थूल व्यायाम है तो इससे संपूर्ण शरीर पुष्ट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हैं वो आपके जो वक्षस्थल हैं, जो आपके फेफड़े हैं, जो आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, जो रिजर्व वॉल्यूम्स हैं, वो उस पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं, उस पर डायरेक्ट इसके प्रभाव आप परिलक्षित कर सकते हैं। तो हृदय गति के जो लाभ हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना, मसल मास, मसल एंडोरेंस, आपके बोन्स की हेल्थ के लिए, सभी शरीर के सभी अंगों के पुष्टि के लिए, बोन डेंसिटी के लिए, बोन इलोंगेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लेकिन सावधानियां भी हैं ना, स्थूल व्यायाम में कुछ कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे इसमें जो श्वसन है बहुत तीव्र किया जाता है ना, उसमें ध्वनि आती, तो उस ध्वनि से, तेज श्वसन से आपके हृदय में एक अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो सकता है। तो जिसको भी पहले से ही अतिरिक्त दबाव है, जिसके हृदय पर उच्च रक्तचाप है, तो वो ये अभ्यास न करें। हाइपरटेंशन वाले, हाई बीपी वाले इसका अभ्यास न करें तो चिकित्सकीय निर्देश लें। हाइपोटेंशन वाले, जिनका रक्तचाप बहुत कम रहता है, वो भी अभ्यास को चिकित्सकीय निर्देश में करें। और इसमें आपके जो घुटने हैं उसमें भी एक सिक्वेंशियल गति होती है, एक मूवमेंट होती है, थोड़ा तेजी के साथ मूवमेंट होता है। इंजन जैसे दौड़ता है ना पटरी पे, जैसे रेल की पटरी पे जो व्हीकल रेल है जो दौड़ रहा है, तो इसमें भी एक दौड़ने जैसी पद्धति है, स्थूल व्यायाम है। इसमें शरीर का पूरा भाग आ रहा है, घुटनों के ऊपर एक दौड़ने जैसी प्रक्रिया, एक खड़े अपने एक स्थान पर दौड़ने जैसी प्रक्रिया है। तो घुटनों में जिनको समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पिटेलो फेमोरल सिंड्रोम है, पीएफए जिसको हम कहते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या और भी कोई समस्या है, नी सर्जरी हुई है, काफ में बहुत ज़्यादा समस्या है, वेरिकोज वेन है, साइटिका है, या कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम हो रही है, या फीवर है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो ये अभ्यास ना करें, चिकित्सकीय निर्देश लें, स्वयं को स्वस्थ करें, फिर ये अभ्यासों को आगे करें। क्योंकि ये स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर डायरेक्टली इसका प्रयोग किया जा सकता है, अस्वस्थ व्यक्तियों को चिकित्सकीय निर्देश लेना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि इसके अभ्यास से आपके जीवन की जो ऊर्जा आप क्षय कर रहे थे, आपके शरीर में जो ऊर्जा की कमी महसूस हो रही थी, वो दूर होने वाली है। लेकिन ये अभ्यास आपको सीखना है, इसका प्रयोग निरंतर करना है, रोज करना है, एक दिन में नहीं होगा। और खाली पेट करना, या भोजन के 4 से 5 बार 5 घंटे बाद इसका अभ्यास करना है ना। तो चलिए, लाभ हमने डिस्कस कर लिया हृदय गति का, इंजन दौड़ का। इसका जो क्रियाविधि है, स्थिति है, वो भी हम देखते हैं। तो हमने बात कर ही लिया है कि वक्षस्थल सुडौल, जंघा वक्षस्थल सुडौल बनता है, जंघा पिंडलियां मांसल और बलिष्ठ बन जाती हैं, चेहरे पर पूर्व कांति आती है क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है और फेफड़ों में क्षमता आ रही है। तो ये भी कुछ लाभ हैं जो हमने अभी आपको यहाँ पर एड ऑन करा दिए हैं। स्थिति और क्रिया के लिए हम आगे बढ़ते हैं। स्थिति कैसी है? पैर आपस में मिले हुए हों और पैरों से जो शरीर का भाग है वो सरलता से सीधा कर लेना है। आगे जो क्रिया है, क्रिया में एक हाथ को कोहनी के स्थान से मोड़ कर रखे, एक हाथ कोहनी के स्थान से मुड़ेगा और दूसरा हाथ बिल्कुल सामने तन जाएगा। अब इसमें जो हाथ है, आप देखिए तो मुट्ठी बनाते समय अंगूठा अंदर रहे, तो एक हाथ को कोहनी के स्थान से मोड़ कर रखें एवं दूसरा हाथ सीधा कंधों के सीध में जमीन के समानांतर तना हुआ हो। आप पिक्चर में देखिए, देखेंगे तो बायां हाथ मुड़ा हुआ है ना, कोहनी से मुड़ा हुआ है, शरीर से लगभग पास में रखा हुआ है। और जो दायां हाथ है, आप चित्र में देख सकते हैं, जो दायां हाथ है वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है, और जो अंगूठा है
वो मुट्ठी के अंदर है। तो बायां हाथ मुड़ा हुआ कोहनी से और शरीर के साथ लगा हुआ, दायां हाथ बिल्कुल सीधा है। तो इस प्रकार की मुद्रा हो गई। और जो हाथ मुड़ा हुआ है वही पैर घुटने से मुड़ेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, घुटने में कोई समस्या है तो ये अभ्यास नहीं करना, हाइपरटेंशन तो अभ्यास नहीं करना। तो जो हाथ मुड़ा कोहनी से वही पैर मुड़ेगा घुटने से, ये बात आपको याद रखनी है। ये इसका सूत्र है। आपकी शारीरिक स्थिति हो गई तो क्रिया करने में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो एक हाथ को कोहनी के स्थान से मोड़कर रखें, दूसरा हाथ सीधा कंधों के सीध में जमीन के समानांतर बनाकर आपको रखना है। ठीक है। क्या करनी है, दोनों हाथों को बारी बारी से इसी प्रकार इंजन के बैलेट के समान, जैसे इंजन की एक ध्वनि होती है छक छुक 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 करके जैसे ट्रेन चलती है, उसी प्रकार से हाथों को आगे और पीछे ले जाना है और पांव भी पीछे नितंबों तक स्पर्श करेंगे। आप जब इसकी क्रिया पद्धति वीडियो के फॉर्मेट में देखोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो ध्यान रखना है कि जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा, जो पैर मुड़ा वही हाथ मुड़ा, जो पैर जमीन पर आया वही हाथ सामने आएगा। और इस प्रकार से इसके मध्य में उछलना भी है। तो क्रिया विधि आपको आसानी से अभी समझ में आ जाएगी। और ध्वनि भी निकालना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्थूल व्यायाम है, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे सूक्ष्म व्यायामों के एक इंक्लूजन से बनता है स्थूल व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम अगर नहीं सीखा, रेखा गति भी नहीं सीखी, तो स्थूल व्यायाम को सीखने में कठिनाई आती है। इसलिए पहले सभी सूक्ष्म व्यायामों को सीखें और ध्यान से स्थूल व्यायामों की एक एक पद्धति को सीखें। तो एक तो हाथों की मूवमेंट हो रही है, दूसरी पैरों की मूवमेंट हो रही है और तीसरी श्वसन हो रही है। और हाथों पैरों के मूवमेंट के साथ ही एक जंपिंग की गति भी है। तो चार चीजों को एक साथ कंट्रोल करना और आपके जो नेत्र हैं बिल्कुल सीधा रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आगे चलिए क्रिया पद्धति के रूप में हम देखते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैर मुड़ते हुए नितंबों तक जा रहे हैं, रिदमिक मैनर में, दायां फिर बायां, दायां बायां। और हाथ भी इसी प्रकार से, जब पैर मुड़ रहा है तो हाथ भी आपका मुड़ रहा है, जब पैर जमीन पर जा रहा है तो हाथ भी सामने फेंका जा रहा है श्वसन के साथ। अब इसमें ध्वनि नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से देखें कि जब हाथ सामने आ रहा है, तो जब हाथ सामने जा रहा है तो हम उसको श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। तो इसमें ध्वनि आती है इंजन के गति के समान। जिस प्रकार से ट्रेन का इंजन, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो आप देखोगे ट्रेन जब जाती है तो इंजन की एक ध्वनि होती है। उसी प्रकार की ध्वनि आप अपने नेज़ोफेरिंक्स से, अपने नासिका रंध्रों से, नासिका मार्गों से आपको निकालना है। तो इससे आप देखोगे कपालभाति का भी लाभ मिल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है, आपके पैरों और हाथों की कोऑर्डिनेशन आ रही, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है आपके बॉडी के सर्वाइवल के लिए। हाथ और जो लिम्स का कोऑर्डिनेशन है वो भी मजबूत हो रहा है। आप अगर इसको 1 मिनट तक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, शुरुआत में तो बहुत जल्दी थकने लगेंगे, है ना। बहुत जल्दी आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, बिल्कुल स्वेटिंग हो सकती है, पसीना हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि शुरुआत में आप 10-15 सेकंड करते थे। आप अगर टाइमर लगाकर इसका अभ्यास करें तो शुरू में 10 से 15 सेकंड में आप थक जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 1 सप्ताह के बाद आप 30 सेकंड कर पा रहे हैं, बिना थके हुए कर पा रहे हैं। फिर आप 1-2 महीना अभ्यास करेंगे तो 1 से 2 मिनट से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हो। तो 5 किलोमीटर जो दौड़ना हुआ और 1 मिनट का जो हृदय गति हुआ, दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। तो या तो 5 किलोमीटर दौड़िए या 1 मिनट हृदय गति का अभ्यास करिए, लगभग बराबर आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि इसमें श्वसन प्रश्वसन, श्वास प्रश्वास, शारीरिक गति, इसमें सजगता, इस सारी कुछ रखा गया है। तो ट्रेडमिल से एक तरह से अच्छा अभ्यास हम हृदय गति को मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने शरीर का जो वेट है, जो वजन है, उसको नियंत्रित करना सीख रहे हैं। आपका जो कार्डियोपल्मोनरी जो सिस्टम है उसको नियंत्रित करना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हृदय गति के जो लाभ हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सावधानियां भी हैं कुछ, हाइपरटेंशन वगैरह जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इन सभी बिंदुओं को
ध्यान में रखते हुए आपको इसका अभ्यास करना है। घुटने में कोई समस्या है या हर्निया इत्यादि भी है, चक्कर आता है, वेरिकोस वेन है, तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है। नेक पेन है, बैक पेन है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो पहले चिकित्सक के निर्देश ले, उस प्रॉब्लम को ठीक करें, उसके बाद ये अभ्यास करें तो स्वस्थस्य समाधि लाभ। स्वस्थ को समाधि तक ले जाने के लिए सारे अभ्यास हैं, और स्वस्थ को स्वस्थ बनाने के लिए चिकित्सकीय निर्देश में जो कॉमन ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिजीज के प्रोटोकॉल्स हैं, योग के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ कॉमन योगा प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सबके लिए हैं। ये जो हम चीजें कर रहे हैं वो सबके लिए हैं, लेकिन जो डिजीज्ड लोग हैं उनके लिए डिजीज्ड प्रोटोकॉल लिए जाते हैं, जो कि चिकित्सकीय निर्देश में ही लेना चाहिए। इस बिंदु को कभी भी ना भूलें। सीखने के लिए आप सीख सकते हैं, लेकिन चिकित्सकीय निर्देश में करें, ये आपको हमेशा हमारा अनुग्रह रहेगा। तो इस प्रकार से आपने जो अभ्यास सीखा है उसका नाम था हृदय गति इंजन दौड़। अगला जो अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं उसका जो नंबर है, उसका नंबर है 3। तीसरा नंबर है 5। कुल अभ्यास की जो संख्या है वह है 5। और थर्ड नंबर का जो अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है उत्कूर्दन। कूर्दन जंपिंग जैसा है, इसमें कुछ जंपिंग हो रही है। तो इसके अभ्यास से यदि बच्चों को इसका अभ्यास कराया जाए तो लाभ क्या होगा, उनकी लंबाई बढ़ सकती है ना। अब बड़ों में या कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बड़े होने के बाद भी लंबाई बढ़ सकती है, तो क्योंकि लंबाई का जो पूरा का पूरा फैक्टर है ना, वो हार्मोनल बैलेंसेस से रखा जाता है। एक निश्चित उम्र के बाद जो प्राइमरी ग्रोथ है वो रुक जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो जाती है। ग्रोथ के भी बहुत सारे आयाम हैं, है ना, वृद्धि के बहुत सारे आयाम है। जैसे बच्चों का आप देखोगे शुरुआत में लंबाई बढ़ती है, फिर उसकी चौड़ाई बढ़ती है, मोटाई होती है, मोटाई बढ़ती है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो 17-18 साल तक ही हम प्राइमरी ग्रोथ को मानते हैं। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ हो ना हो, लेकिन यदि आपका स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी यदि एलाइन हो गई, यदि उसमें समायोजन हो गया, तो आप देखोगे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत छोटे छोटे पैड्स होते हैं, बहुत सारे कुशन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क, IVD। और उसमें जब एडजस्टमेंट होता है तो एक एक माइक्रो मिलीमीटर इस प्रकार से गति करते करते आपकी स्पाइन सुधरी हुई जान पड़ती है। और जब स्पाइन आप सीधा रखते हैं, स्पाइन को हेल्दी रखते हैं, स्पाइन का प्रॉपर न्यूट्रिशन हो रहा है, प्रॉपर कुशनिंग हो रही है, प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, तो आपकी जो स्पाइन की लेंथ है वो भी इम्प्रूव्ड, वो भी इन्हेंस्ड जान पड़ती है। तो आप नेचुरली देखोगे कुछ इंचेस आपको दिखने में आपको आएगा कि हाँ मेरी हाइट इम्प्रूव हुई है, लेकिन वो पोस्चरल एडजस्टमेंट के कारण होती है, न कि हार्मोनल चेंजेस के कारण। लेकिन बच्चों में यदि इसका अभ्यास एक निश्चित उम्र के साथ 8 से 9 साल के बाद इसका अभ्यास अगर शुरू कर दिया जाए, उसके पहले ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए बच्चों में भी, उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर बच्चों में ये अभ्यास समय से करवाए जाएं तो उनकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है। बड़ों में भी लंबाई में वृद्धि कुछ इंचेस जान पड़ेंगी, लेकिन उसका कारण जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। वक्षस्थल जो है विकसित हो जाते हैं। वक्षस्थल को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें आपके जीवन के जो बड़े जो 2 ग्रंथि हैं, जो आपके फेफड़े हैं और जो आपके हृदय है, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स हैं। तो वक्षस्थल अगर अच्छे से डेवलप्ड है, आपका चेस्ट डेवलप्ड है, आपका वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड है, तो उनकी सुरक्षा होती है, उनको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, ब्रीदिंग भी इंप्रूव्ड हो जाती है। और ब्रीदिंग इंप्रूव होने के बहुत सारे फायदे आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो लंबाई की एक बात हो गई, वक्षस्थल के डेवलपमेंट की बात हो गई, जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक केज है, उसके डेवलपमेंट की बात हो गई। उसके साथ ही इसमें पैरों का मूवमेंट हो रहा है ना, एक सडन मूवमेंट हो रहा है, एक सडन जर्की मूवमेंट हो रहा है, कूदने जैसी कुछ स्थिति इसमें आ रही है। तो पैरों की जो शक्ति है, पिंडली की शक्ति है, काफ जो है आपका काफ जो पिंडली है वो मजबूत बनेगा, घुटने आपके मजबूत बनेंगे, आपकी जंघाएं मजबूत बनेंगे, डेवलप होंगे, उसमें आप देखोगे शेप डेवलप होगा, एक स्टेमिना डेवलप होगा। तो जंघाएं भी पुष्ट हो रही हैं, पैरों में भी बल आ रहा है, सुडौल बन रही हैं। तो ये बड़े सारे लाभ हम उत्कूर्दन के ले सकते हैं। लगभग सभी जो स्थूल व्यायाम हैं उनके लाभ मिलते ही हैं पूरे संपूर्ण शरीर पे, क्योंकि जो उनकी एक विशेष पद्धति है उसके कारण एक एड ऑन बेनिफिट हो जाता है। संपूर्ण शरीर के लिए तो है ही, क्योंकि नाम ही है स्थूल व्यायाम, लेकिन जो इसकी टेक्निक चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है, उसके कारण भी एक एड ऑन बेनिफिट मिलता है। जैसे इसमें एड ऑन बेनिफिट हमने लंबाई के बारे में बताया या वक्षस्थल के बारे में बताया। तो इसकी जो सावधानियां हैं वो भी
पुरानी वाली ही रहेंगी। हाइपरटेंशन है तो आप नहीं कूद सकते, आप तेजी के साथ श्वास नहीं छोड़ सकते। घुटनों में समस्या है तो आप पैरों को इतना ज्यादा हाइपर फ्लेक्स नहीं कर सकते, नितंबों तक आपके पैर नहीं जा सकते, आप कूदने की स्थिति में नहीं जा सकते। अगर आपके घुटने की सर्जरी हुई है, रिप्लेसमेंट हुआ है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो आपको ये सभी जो व्याधियां हैं इनको काउंटर करने के लिए पहले अभ्यास सीखना है, फिर आपको उत्कूर्दन करना है। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको पहले जो पुराने अभ्यास हैं सारे वो सीख लेने चाहिए, हृदय गति सीख लेनी चाहिए, रेखा गति सीख लेनी चाहिए, 48 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सीख लेने चाहिए, फिर उत्कूर्दन सीखना चाहिए। तो ही आप इसका जो लाभ है, जो शास्त्रों में बताया, जो इस ग्रंथ में बताया योगिक सूक्ष्म व्यायाम, तो ही उस ग्रंथ के अनुसार जो लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। और ये कोई छोटे छोटे लाभ नहीं है। पैरों में शक्ति आना कोई सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, है ना। हम 2 किलोमीटर चलने के बाद हमारी स्थिति क्या होती है पैरों की, ये आपको पता है। लेकिन मानव ऐतिहासिक रूप से जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने के लिए बना था, शिकार करने के लिए बना था, जंगल जंगल पार हो जाते थे, है ना। लोग एक देश से दूसरे देश पैदल यात्रा कर लेते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल यात्रा कर लेते थे। तो हमारा विकास जो हुआ है वो हमें चलने के लिए बनाया है ना। तो पैरों में शक्ति चाहिए, लेकिन जो आधुनिक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें समस्याओं के कारण हम इस सभी शक्तियों को खो रहे हैं और दवाई के माध्यम से रोग को बहुत सारा अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। और भी जब दवाइयां भी जो ले रहे हैं उनमें भी लाभ तो चलो करता ही है, लेकिन उसके भी बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR हम उसको कहते हैं। उससे भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो दवाई ना खाना पड़े, मेडिसिन ना लेना पड़े, उसके लिए पहले ही प्रिवेंशन कर लें, अपने अभी से जितने भी अंग प्रत्यंग है उनको मजबूत रख लें। तो इस प्रकार से उत्कूर्दन का जो अभ्यास है हमने किया है। हम जो आगे उत्कूर्दन का लाभ हमने किया है, इसकी जो पद्धति है वो भी आप एक बार देख लीजिए। दोनों पैर परस्पर मिलाते हुए पैरों तक का जो सिर का तक का भाग है समस्थिति में आ जाना है। उसके बाद दोनों नासिका रंध्रों से श्वास भरते हुए भुजाओं को आवृत्तकार घुमाना है, एक पूरा चक्कर घुमाना है। और उसके बाद श्वसन छोड़ते हुए हाथ को सीधा करना है। ये जो पद्धति है आप वीडियो के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आप इसमें देखिए किस प्रकार से हाथों को गोलाकार घुमाया गया है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए कूदना भी है और हाथ को सामने भी करना। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए न्यू हो सकता है, इसलिए हम आप इसको दोबारा से प्ले करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से हाथों को गोलाकार घुमाया है और श्वास को छोड़ते हुए कूदे भी हैं और हाथों को सामने भी किया। हाथों को गोलाकार घुमाया श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए हाथ सीधे हो रहे हैं और पैर घुटने से मुड़ रहे हैं। हाथों को गोलाकार घुमाया, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने जा रहे हैं और पैर घुटनों से मुड़ रहे हैं। उत्कूर्दन का ये चूंकि ऊपर कूदने की गति है ना, उत्कूर्दन ऊपर कूदा जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम उत्कूर्दन हो गया। लाभ सावधानियां हमने आपको बता दी हैं और इसके प्रैक्टिसेस का जो टेक्निक है वो भी 2 से 3 बार आप देखें, 2 से 3 बार इसको करके देखें, है ना। कंट्राइंडिकेशन है तो ही नहीं है तो ही करना है ना। कंट्राइंडिकेशन है तो ये अभ्यास नहीं करना है। तो इसको स्वयं से देखें, इसको 2-3 बार समझें, तो आपको ये जो अभ्यास है वो सरल लगने लगेगा। और पुराने जितने भी अभ्यास हैं, परावर्ती जो अभ्यास है उसको भी आप करते रहिए, तो ही आप इसके सामंजस्य को, इसके कोऑर्डिनेशन को समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। जो अगला अभ्यास है, जो 4th नंबर की प्रैक्टिस है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्व गति। चौथा नंबर क्या है? ऊर्ध्व गति। ये सेकेंड लास्ट अभ्यास है। ऊर्ध्व गति लाभ क्या है? इसके अभ्यास से हाथ पांव सुडौल बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। जो आपके लिम्स हैं, है ना, हाथ और पैर, जिनसे आप पूरे जीवन को संपादित कर रहे हैं। पैरों से आप गति करते हैं और हाथों से क्रिया करते हैं। क्रिया करने के लिए गति भी आवश्यक है। तो हाथ और पैर को सुडौल बनाता है। उसकी जो जितने रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ बहुत ठंडे रहते हैं तो नॉर्मल होने लगेंगे। बहुत ज्यादा गर्म भी रहते हैं, वो भी ठीक बात नहीं है, वो भी नॉर्मल होने लगेंगे। मोटापा में भी इसका बहुत सारा बेनिफिट माना गया है, देखा गया है। और आंतरिक जो बल है उसकी भी वृद्धि होती है। तो ये इसके कुछ लाभ आपने यहाँ पर देखे हैं। ऊर्ध्व गति, आपके शरीर की जो गति है वो ऊपर की ओर हो रही है, ऊर्ध्व हो रही है। आप चित्र में देख सकते हैं ना किस प्रकार से जो हाथ हैं आपके वो ऊपर की ओर डायरेक्टेड है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सीलिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड द स्काई। ऊर्ध्व, ऊपर, है ना, किस प्रकार से ऊपर की ओर गति को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लाभ मैंने आपको बताए कि हाथ और पैर जो हैं वो सुडौल बनेंगे
और उनमें भी कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। उनके टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया, ये बहुत सारे नाम हैं, या कोर का टेम्परेचर जो आपके शरीर का जो अंग है उन बहुत ज़्यादा हाइपर कंडीशन में रहते हैं, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, उसके टेम्परेचर को भी, होम्योस्टेसिस को ये बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करेगा। तो इस प्रकार से आंतरिक बल को वृद्धि करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो लाभ आपने देखा है। स्थिति आप देखिए, है ना, समस्थिति के बाद से पैरों में 1 फुट का अंतर रखते हुए इस प्रकार से एक हाथ को आपको कोहनी से मोड़ना है ऊपर की ओर, उसकी गति होगी 90 अंश का कोण बनाकर, और दूसरा जो हाथ है वो बिल्कुल खुला रहेगा, पाम बिल्कुल सामने खुला रहेगा, मुट्ठी नहीं बंद करनी है और उंगलियां सटाकर करतल को सामने की ओर रखना। चित्र आपने देख लिया, ध्यान से चित्र देखें तो आपको समझ में आएगा। पैरों में 1 फुट का दूरी बना लिया और बाएं हाथ को यहाँ पर चित्र में मोड़ा गया है ना, और रुख जो है सामने की ओर है, और जो दायां हाथ है वो बिल्कुल सीधा कान से लगा हुआ, और जो उसका फेसिंग है वो फ्रंटल फेसिंग है, सामने की ओर फेसिंग है, और जो बायां पैर मुड़ा हुआ है उसी प्रकार से बायां हाथ मुड़ा हुआ है। क्रिया आपने देखा, क्रिया आप क्रिया विधि के रूप से यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ सामने गया, हाथ ऊपर गया, दूसरा हाथ मुड़ा है, और पैर की गति उसके साथ हो रही है, और इसमें श्वसन को भी आप नियंत्रित करना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की गति करना है। इस प्रकार से आपने ये अभ्यास देखा है। अगला जो अभ्यास है उसको हम कहते हैं सर्वांग पुष्टि। आपके शरीर के सभी अंगों के पुष्टि के लिए सब इसके अभ्यास से क्या होगा, शरीर लचीला होगा, पुष्ट बनेगा, अंग प्रत्यंग भली भांति समृद्ध होंगे, बच्चों की लंबाई बढ़ती है, हमने पहले ही बात कर लिया है, चेहरे की कांति आती है, कमर के जो पुराने रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्यूट डिसऑर्डर है या कोई भी कमर की अभी भी कोई सर्जरी हुई है तो ये अभ्यास नहीं करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो क्रिया विधि आप देखिए किस प्रकार से पैरों को यथास्थिति फैला दिया है, और एक हाथ को आगे रखते हुए, है ना, दाएं हाथ को आगे रखते हुए बाएं हाथ को पीछे रखा है, और मुट्ठी बना ली है हाथों की, अंगूठा अंदर रखते हुए, और कमर से पीछे झुके हैं। इस प्रकार की स्थिति होती है तो हाइपरटेंशन वाले ये अभ्यास नहीं करेंगे। कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो अभ्यास नहीं करेंगे, चिकित्सक के निर्देश में अभ्यास करेंगे। क्रिया विधि में आप देखोगे श्वास भरें और छोड़ते हुए दाएं ओर झुकना है ना, कमर से दाएं ओर झुकना है, और जो आपके दोनों हाथ हैं वो दोनों दाएं पैर की तरफ चलेंगे। तो बाएं तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं, दाएं तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं। चित्र के अनुसार मैं बोल रहा हूं तो दाएं ओर चित्र में आप देख सकते हो, चित्र में जो प्रदर्शन करता है स्वामी धर्माचार्य वो दाएं ओर गए हुए हैं। तो उसी प्रकार से श्वास भरते हुए हाथ को चेंज करना है ना, दायां हाथ आगे था तो दाएं हाथ पीछे हो जाएगा, बाएं हाथ आगे हो जाएगा, और फिर श्वास भरते हुए विपरीत क्रम में बाईं ओर जाना है। तो अभी आप जब डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ गई। पैरों को हमने दूर कर लिया है ना, श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे गए, हाथ को चेंज कर दिया, बाएं हाथ आगे आ गया, फिर पीछे मुड़े और बाएं ओर गए हैं। सर्वांग पुष्टि आप देखोगे, जब अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा आपके शरीर के प्रत्यंग हर एक अंग की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, हर एक अंग की गति हो रही है, हर एक अंग का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। 4 से 5 बार ये अभ्यास करें तो आप देखोगे आपके शरीर में हर एक अंग प्रत्यंग में खिंचाव आएगा। जब 4 से 5 बार अभ्यास हो जाए तो विराम आप दे सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जितने भी स्थूल व्यायाम हमने आपको सिखाए, पांचों के पांचों स्थूल व्यायाम आपने सीख लिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। नमस्कार, हरिओम।